क्या आपने कभी आईबॉल प्लैनेट्स के बारे में सुना है? क्या होते हैं ये आईबॉल प्लैनेट्स? आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए दोस्तों, किसी कारण से हमारी पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी वो ये है कि हमारी पृथ्वी का आधा हिस्सा सूरज की तरफ फेस करेगा और आधा हिस्सा हमेशा डार्कनेस में रहेगा। इस सिनारियो में हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर में पूरी गड़बड़ आ जाएगी। जो पृथ्वी का हिस्सा सूरज की तरफ है उस पर गर्मी ज़्यादा होगी क्योंकि वो हमेशा सूरज की तरफ रहेगा, लेकिन जो हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में रहेगा वहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ समय बाद अगर पृथ्वी ऐसे ही पोजीशन में रहे तो शायद जो पृथ्वी का साइड सूरज की तरफ है वो सूखा पड़ जाएगा और जो साइड सूरज की तरफ नहीं है शायद वहाँ अब भी पानी रहेगा या फिर उस हिस्से में बर्फ जम जाए। अब अगर कोई एलियन हमारे प्लैनेट को दूर से देखेगा तो शायद उसे हमारा अर्थ प्रोबेबली एक आईबॉल की तरह दिखेगा। और टेक्निकली दोस्तों यही होते हैं आईबॉल प्लैनेट्स। आइडिया के लिए मैंने आपको इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो से समझाने की कोशिश की आईबॉल प्लैनेट्स के बारे में, लेकिन वाकई में अगर हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा होगा तो क्या हमारी पृथ्वी हैबिटेबल रहेगी? पृथ्वी की कौन सी साइड सबसे ज़्यादा हैबिटेबल रहेगी, आगे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे प्लैनेट्स के बारे में जानोगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्लैनेट्स भी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मुझे पता नहीं आप भगवान पर बिलीव करते हो या नहीं, या फिर आप स्वर्ग पर मानते हो या नहीं, लेकिन आगे जिस प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपको नर्क पर विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ये प्लैनेट्स वाकई में नर्क से कम नहीं है, या फिर शायद यही प्लैनेट्स नर्क है। दोस्तों वैसे तो हमारे अर्थ का वेदर मोस्ट ऑफ द टाइम शांत ही रहता है, लेकिन कभी कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन भी कर देता है। और कभी कभी इतना भी अजीब हो जाता है कि बारिश के वक्त आसमान से मछलियाँ भी बरसने लगती है। लेकिन क्या हो अगर हमारे आसमान से किसी दिन कांच बरसने लगे, कांच की बारिश हो जाए? ये कितना घातक होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ज़रा आप इस इमेज पर नज़र डालिए। नहीं, ये हमारा अर्थ नहीं है। इस प्लैनेट को हम HD 18733b के नाम से जानते हैं आज के डेट में। अब ज़रूर ये प्लैनेट का कलर हमारी पृथ्वी की तरह ही नीला है, पर यह प्लैनेट हमारी पृथ्वी की तरह शांत बिल्कुल भी नहीं है। 2005 में इस प्लैनेट को डिस्कवर किया गया था। जब एक्सपर्ट्स ने इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया हमारे ग्राउंड और स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से, उन्होंने पाया कि वाकई में इस प्लैनेट पर मॉल्टन ग्लास यानी कि पिघली हुई ग्लास की बारिश होती है। नासा ने खुद इस प्लैनेट के रिगार्डिंग एक पोस्टर रिलीज किया था जिसमें नासा ने इस प्लैनेट को रेन्स ऑफ टेरर का टाइटल दिया, और इस पोस्टर में मेंशन किया गया है डेथ बाय अ मिलियन कट्स। सोच के देखिए, जो चीज़ इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में गिरेगी उसका क्या हाल होगा। लेकिन रुकिए, मुझे कुछ और बातें बतानी है इस प्लैनेट के बारे में आपको। दोस्तों अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इस प्लैनेट पर हवाएं इतनी तेज चलती है, मतलब जो साउंड ऑफ स्पीड है उससे भी 7 गुना ज़्यादा। इस प्लैनेट पर जो हवाएं चलती है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर्स पर सेकेंड है। ये प्लैनेट दोस्तों हमारे जुपिटर प्लैनेट से ज़्यादा मिलता है क्योंकि HD 1897333b एक गैस प्लैनेट है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये इस प्लैनेट का साइज है अगर हम इसे हमारे जुपिटर प्लैनेट से कंपेयर करें। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात इस प्लैनेट की ये है दोस्तों, ये प्लैनेट सिर्फ 2.2 डेज लेता है अपने स्टार का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन का समय, वहीं जहां हमारी पृथ्वी को 365 डेज का समय लगता है एक अपने सूरज का पूरा चक्कर लगाने के लिए। ऐसा इस प्लैनेट के साथ इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार से कुछ ज्यादा ही काफी करीब है। हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे नजदीकी प्लैनेट है हमारे सूरज से, मर्क्यूरी, उससे भी 13 गुना ज्यादा ये प्लैनेट अपने स्टार से नजदीक है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये मर्क्यूरी प्लैनेट की ऑर्बिट के कंपैरिजन में अपने स्टार से कितना ज्यादा करीब है। तो अब आप जान गए होंगे कि क्यों इस प्लैनेट को सिर्फ 2 दिन का समय लगता है एक पूरा स्टार का चक्कर लगाने में, क्योंकि ये प्लैनेट अपने स्टार से इतना करीब है। और अपने स्टार से इतना करीब होने की वजह से दोस्तों जो HD 1897333b का एटमॉस्फेयर है वो हमेशा इस प्लैनेट से बाहर निकलता रहता है। मतलब इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर एस्केप हो जाता है अपने प्लैनेट से। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि करीब 100 मिलियन से लेके 600 मिलियन किलोग्राम्स पर सेकेंड ये प्लैनेट अपना एटमॉस्फेयर स्पेस में बहा देता है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ आप एक आर्टिस्टिक इमेज देख सकते हो इस प्लैनेट की, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर स्पेस में फैल रहा है।
दोस्तों, क्या कोई प्लैनेट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म हो सकता है कि उस प्लैनेट पर मेटल ही पिघल जाए? आपने पिघलता हुआ लोहा तो देखा ही होगा, लेकिन जब लोहे को एक्सट्रीम हीट पर पिघलाया जाता है तब वो गैस बन जाता है। मतलब एक्सट्रीम हीट में मेटल पिघलने के बाद गैस बन के गायब हो सकता है। अभी जिस प्लैनेट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर का कुछ ऐसा ही हाल है। ज़रा इस प्लैनेट पर नज़र डालिए। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारा जुपिटर प्लैनेट है। रुकिए, मैं आपको इस प्लैनेट की दूसरी साइड दिखाता हूँ। इसका शेप अजीब सा है, राइट? दिखने में ये एक अंडे के आकार का दिखता है। वेल दोस्तों, ये प्लैनेट है वॉस्प 12b, जो एक और गैस प्लैनेट है सेम जुपिटर की तरह ही, और जुपिटर से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। ये जो प्लैनेट की सिमुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है, ये रियल वीडियो नहीं है इस प्लैनेट का। इस प्लैनेट का मिनिमम टेम्परेचर 2200 सेल्सियस है और मैक्सिमम 2800 सेल्सियस पर भी इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। ये इतनी ज़्यादा हीट है दोस्तों, इस हीट में मेटल सिर्फ पिघलेगा नहीं, मेटल धुआं बन के स्पेस में गायब हो जाएगा। सोच के देखिए, इंडिया में जब 40 से 50 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा क्या हाल होता है। इस प्लैनेट पर टेम्परेचर 2500 सेल्सियस से भी ज़्यादा है। आई मीन जस्ट इमेजिन। क्या आपको लगता है कि ये प्लैनेट कोई नर्क से कम है? इस प्लैनेट के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर का सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि ये प्लैनेट भी अपने स्टार से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। जैसे कि मैंने पिछले प्लैनेट के बारे में बताया था कि कैसे HD 189733b प्लैनेट सिर्फ 2.2 डेज लेता है अपने स्टार को ऑर्बिट करने के लिए, लेकिन ये जो प्लैनेट है वॉस्प 12b, ये प्लैनेट सिर्फ 1.1 डेज लेता है अपने स्टार का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए। अपने स्टार से इतना करीब होने के बावजूद इस प्लैनेट की एक और अजीब बात यह है, ये प्लैनेट लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है, जिस वजह से ये वन ऑफ द डार्केस्ट प्लैनेट है जिसको एक्सपर्ट्स ने डिस्कवर किया। स्टार की लाइट इस प्लैनेट पर ज़रूर पड़ती है, पर एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है इस प्लैनेट का कंपोजिशन कुछ ऐसा होगा जिसमें ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो प्लैनेट से बाहर लाइट को जाने नहीं देते, इसीलिए ये प्लैनेट लाइट को अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्लैनेट का जो अजीब सा शेप है अंडे के आकार का, ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जिस स्टार को ये प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है वो स्टार इस प्लैनेट को अपने ओर पुल कर रहा है, और इसीलिए ये प्लैनेट का शेप एकदम डिस्टॉर्टेड हो गया है। दोस्तों, ये प्लैनेट अपने आखिरी समय में है, ऐसा हम कह सकते हैं। नासा ने एस्टिमेट लगाया है कि कुछ मिलियन ईयर्स का ही समय इस प्लैनेट के पास बचा है। वैसे मिलियन ईयर्स आपको काफ़ी बड़ा नंबर लगे, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर ये एक काफ़ी छोटा नंबर है। इस प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है हर साल मोर देन 189 क्वाड्रिलियन टन्स, इतना एटमॉस्फेयर ये प्लैनेट लूज कर रहा है हर साल। ये नंबर ट्रिलियन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली ये प्लैनेट जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वो स्टार ही इस प्लैनेट को खा जाएगा। दोस्तों, अभी आप इन दो प्लैनेट्स पर नज़र डालिए। ये वही प्लैनेट्स है जिनके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, आईबॉल प्लैनेट्स। ये दो आर्टिस्टिक इमेजेस है दोस्तों कि वाकई में आईबॉल प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं। जो भी वीडियो और इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में वो प्लैनेट्स रियल नहीं है। हमारे पास अभी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम एकदम HD क्वालिटी में एक्सोप्लैनेट की इमेजेस को कैप्चर करें, और ये सारे इमेजेस ये बताने के लिए बनाए गए हैं कि आईबॉल प्लैनेट्स कैसे दिखते हैं। यहाँ हम आईबॉल प्लैनेट्स के दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहली इमेज है दोस्तों एक हॉट आईबॉल प्लैनेट की, जिस पर मोस्ट प्रोबेबली टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा, और दूसरी इमेज है एक कोल्ड आईबॉल प्लैनेट की, जिस पर टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होगा। पहले इमेज में हम देख सकते हैं कि कैसे जो साइड स्टार के तरफ है वहाँ पर एकदम ड्राई एरिया है, और जहां स्टार की लाइट कम पहुंच रही है वहां पर वाटर एग्जिस्ट करता है। दूसरी इमेज में जो कोल्ड आईबॉल प्लैनेट है ये एकदम आईबॉल की तरह दिख रहा है, क्योंकि जहां पर स्टार की हीट कम पड़ रही है उस रीजन में आइस जमी हुई है, जैसा कि हम देख सकते हैं, और जो हिस्सा स्टार की तरफ फेस कर रहा है वहां लिक्विड वाटर है। एक और एग्जाम्पल आप इस इमेज में देख सकते हो, आधा हिस्सा सूखा पड़ा है और आधा हिस्सा बर्फ में जमा हुआ है इस प्लैनेट का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों इन इमेजेस के माध्यम से कि ऐसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जिनका एक हिस्सा हमेशा स्टार के तरफ ही रहता है, पर हर प्लैनेट जिसका एक साइड स्टार को फेस करता है वो हर प्लैनेट को हम आईबॉल प्लैनेट नहीं कह सकते। नॉट एवरी टाइडली लॉक प्लैनेट इज एन आईबॉल प्लैनेट, बट ऑल आईबॉल प्लैनेट्स आर टाइडली लॉक्ड। बट आईबॉल प्लैनेट का डेफिनेशन सिंपल है, उन पर ड्राई एरिया और जो वाटर या आइस होगा इस तरह से रहेगा
कि वो स्पेस से दिखने में एक आईबॉल की तरह रिजेंबल करेंगे। होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो मैंने आईबॉल प्लैनेट्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश की एक आसान भाषा में। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल उठाया था कि क्या आईबॉल प्लैनेट्स हैबिटेबल हो सकते हैं। वेल दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा टर्मिनेटर लाइन के बारे में समझना होगा। हमारे अर्थ का एग्जाम्पल लूँ तो टर्मिनेटर लाइन हम उसे कहेंगे जब दिन ढलता है और रात की शुरुआत होती है। मतलब वो टाइम जब थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी होती है और धीरे धीरे अंधेरा होना चालू होता है, इवनिंग का टाइम। वही लाइन जो डे और नाइट को डिवाइड करती है, इसी को हम टर्मिनेटर लाइन कहते हैं। हमारे पृथ्वी पर यह टर्मिनेटर लाइन मूव होते रहती है क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट होता रहता है। लेकिन आईबॉल प्लैनेट्स पर यह टर्मिनेटर लाइन एक ही जगह पर स्टिल रहेगी। मतलब एक हिस्सा आईबॉल प्लैनेट का जो स्टार की तरफ फेस करता है और ऑपोजिट साइड जो हमेशा डार्कनेस में ही रहता है, इन दोनों के बीच एक टर्मिनेटर लाइन होती है। अब एक्सपर्ट्स यही आइडिया लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस रीजन में ना ही उतनी सनलाइट आती है और ना ही उतनी ठंड होगी, तो शायद ये रीजन में टेम्परेचर ठीक ठाक होगा, जिस वजह से ये रीजन शायद हैबिटेबल हो सकता है मे बी। दोस्तों, आईबॉल प्लैनेट्स को फिर भी अपने आधे हिस्से पर स्टार लाइट मिलती है, लेकिन उन प्लैनेट्स का क्या जिन पर कोई भी लाइट पहुंचती ही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी प्लैनेट्स हर गैलेक्सी में मौजूद है। ये प्लैनेट्स कोई भी स्टार को ऑर्बिट नहीं करते, इसीलिए ये प्लैनेट्स बस बड़े से अंधेरे में फ्रीली फ्लोट होते रहते हैं यूनिवर्स में। ऐसे प्लैनेट्स को रोग प्लैनेट्स कहते हैं। इन प्लैनेट्स पर बस शायद कुछ दूर के स्टार्स की लाइट पहुंचती होगी, जैसा सेम हमें तारे दिखाई देते हैं शाम के समय। जस्ट इमेजिन करके देखिए दोस्तों, आप एक इतने बड़े अंधेरे में चल रहे हो जिस पर कभी सूरज निकलेगा ही नहीं। ऐसे प्लैनेट्स के फॉर्मेशन के दो रीजंस बताए जाते हैं दोस्तों। शायद हो सकता है कि रोग प्लैनेट्स भी एक टाइम पर स्टार्स को ही ऑर्बिट करते थे, पर किसी कारण ऑर्बिटिंग में कुछ गड़बड़ होने के वजह से ये प्लैनेट्स अपने स्टार से बाहर निकल गए, या फिर कोई दूसरे बड़े ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल पुल के चलते ये अपने होस्ट स्टार से दूर चले गए। अब तक दोस्तों एक्सपर्ट्स 170 के ऊपर रोग प्लैनेट्स को ढूंढ पाए हैं। ऐसा इसीलिए दोस्तों ये नंबर इतना कम है क्योंकि ये जो प्लैनेट्स होते हैं इन पर लाइट ना पड़ने की वजह से इन प्लैनेट्स को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो नॉर्मल एक्सो प्लैनेट्स है जो स्टार को ऑर्बिट करते हैं, उनका नंबर काफी ज्यादा है। अब तक हम 5000 से भी ऊपर एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढ पाए हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर। लेकिन दोस्तों ऐसे जो अजीब से टेरिफाइंग प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है। अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा होता है तो मैं आपको और भी अजीब से प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा डिटेल में। लेकिन दोस्तों अगर आप अभी के लिए ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हो जो हमारे सोलर सिस्टम के एज पर हमारे सूरज का चक्कर लगा रहा है, जिसकी डिस्कवरी के बाद दोस्तों नासा ने तुरंत ही एक स्पेसक्राफ्ट को इस ऑब्जेक्ट तक भेज दिया था और इस प्रोब ने इस ऑब्जेक्ट की इमेजेस भी कैप्चर की थी। और इसकी स्टडी के बाद एक्सपर्ट्स काफी कुछ नया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जान पाए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, या फिर अगर आप एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जानना चाहते हो जिस पर एक क्लोज एविडेंस मिला है लाइफ होने का, तो आप वो जानने के लिए इस राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह। गुड बाय।